टेस्ट नंबर 4 HFSD04। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इट इज़ अबाउट IIP। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग IIP, यानी इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो बेसिक इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन को देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। IIP is a composite indicator that measures the short-term changes in the volume of production of a basket of industrial products। राइट है, सही लग रहा है स्टेटमेंट, जिसको बोलेंगे यस। सेकेंड, IIP is published by NSO, ये भी सही है, NSO ही पब्लिश इसको करता है। थर्ड स्टेटमेंट, 8 core industries comprise more than 67% of the weight of the items included in the IIP। Now ये थोड़ा गलत हो जाता है कि ये 67 नहीं है, इट इज़ अराउंड 40 to 41%। अगर एग्जैक्टली बताऊँ तो इट इज़ 40.27%। 40.27% ऑफ वेट है, वो कौन देता है? वो देता है कोर इंडस्ट्रीज। अब 8 कोर इंडस्ट्रीज में कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं? वो आती है आपकी कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, देन रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। सो आंसर हियर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। सेकेंड, कीर्ति पार्क कमिटी often seen in news is related to, देखो it was related with the review of the current pricing for the domestically produced gas। so answer becomes option D, natural gas pricing। ये आपको वैसे ही आना चाहिए खुद से ही, it is based upon knowledge only। third, consider the following statement regarding digital bank units। अब जो डिजिटल बैंक यूनिट्स है वो बजट इस 2022-23 बजट में बताए गए थे। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में इट वाज सेड के 75 DBUs विल बी क्रिएटेड इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स। क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स कैन सेट अप DBUs। तो इट इज सेड दैट रीजनल रूरल बैंक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस, सिर्फ कमर्शियल बैंक्स ही इनको सेटअप कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स रॉन्ग। सेकेंड इज, credit card services and digital processing of loans are excluded from the services offered by DBU। अब ये भी रॉन्ग है। जब हम डिजिटल बैंकिंग यूनिट बना रहे हैं तो उसमें से ये क्रेडिट कार्ड और डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ लोन्स को क्यों हटाएंगे? सो दिस ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग। इट विल बी इंक्लूडिंग ऑल द सर्विसेज, सेविंग बैंक अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, FD हो, RD हो, देन मोबाइल बैंकिंग हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, डेबिट, क्रेडिट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस DBUs। So answer becomes option D, that is neither 1 nor 2. Next is, consider the following statement regarding the network for greening financial system। Now ये greening financial system क्या है? ये actually एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कॉन्ग्लोमरेट टाइप का बनाया गया था बैंक्स के द्वारा फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, NGFS was launched by the Basel Committee on Banking Supervision। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बेसल का जो काम है वो है कि बैंक्स को सही है कैसे रखा जाए, उनको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। सो इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द इनिशिएटिव ऑन ग्रीन और इकोलॉजी के साथ, कोई इनिशिएटिव के साथ बेसल इज नॉट रिलेटेड। दिस NGFS इट वॉज क्रिएटेड एट द वन प्लैनेट समिट ऑफ 2017 इन पेरिस। सेकेंड इज, सेंट्रल बैंक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ NGF। यस, सेंट्रल बैंक्स इनके मेंबर हैं। RBI इज अ पार्ट ऑफ NGFS। यस, दिस इज ऑल्सो राइट। RBI has recently joined and currently there are 121 members in this NGFS network। So answer here becomes option B, that is 2 and 3। फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग ही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Consider the following statement regarding e-waste management rules 2022। The rules are applicable to every manufacturer, producer, refurbisher, dismantler and recycler। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी जो रिसेंट न्यूज़ है ऑब्वियसली और सबके ऊपर लगेंगे ही, जो मैन्युफैक्चर करता है उसके ऊपर भी लगेंगे, उसके ऊपर लगेंगे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फॉर्म में, जिसमें कि प्रोड्यूसर को इंश्योर करना है कि उस प्रोडक्ट के यूज़ होने के बाद वो प्रोडक्ट दोबारा रिसाइकलिंग के लिए आ जाए। तो कुछ इनिशिएटिव्स या इंसेंटिव्स उसे देने होंगे मैन्युफैक्चरर को उन प्रोडक्ट्स को वापस लाने के लिए। देन प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर, डिसमेंटलर एंड रिसाइकलर सभी इन्वॉल्व हो, सभी आएंगे इन रूल्स के अंडर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ सोलर PV मॉड्यूल्स, सेल फोन्स कम्स अंडर दीज रूल्स। ये भी सही है।
क्योंकि ये भी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स ई वेस्ट का पार्ट बन जाते हैं ना। सोलर सेल्स, जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स हैं, फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स हैं, एक टाइम के बाद जब वो खत्म हो जाएगी उनकी लाइफ, तो भी वो भी तो पार्ट बन जाएंगे ना ई वेस्ट का। और ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इंडिया इज एमिंग फॉर 100 गीगावाट्स एनर्जी बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स या मॉड्यूल्स, और इनकी लाइफ यूजुअली 25 to 30 ईयर्स की होती है। तो उसके बाद ये वेस्ट होंगे, तो आने वाले टाइम में वी आर गोइंग टू हैव ए चैलेंज विद रिस्पेक्ट टू ई वेस्ट। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट इज SRI फंड। अब SRI फंड ये MSME के लिए लॉन्च किया गया था अंडर आत्मनिर्भर भारत स्कीम। अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है ये। SRI फंड इज एन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड टू मेक इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दिस इज राइट, सही स्टेटमेंट है ये। SRI फंड इज सेटअप विद एन ओवरऑल कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़। देखो अब यहाँ पे मैं अलर्ट हो गया, क्योंकि फिगर आया और इतना बड़ा फिगर दिया है, 1 लाख करोड़ रुपए। बहुत बड़ा अमाउंट ये होता है। यूजुअली आप कभी भी फंड्स में देखते हो तो 5,000 करोड़ हो गया, 10,000 करोड़ हो गया, 15,000 करोड़ हो गया, या 20,000 हो गया, उससे यार आप कभी भी नहीं देखते हो। तो जब कोई ऐसी फिगर आती है तो आपका सस्पिशियस रेज होना चाहिए, क्या 1 लाख करोड़ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज हाईली इम्प्रोबेबल कि हम 1 लाख करोड़ अलोकेट कर दें। तो द आंसर इज इट इज 10,000 करोड़। भाई 1 लाख करोड़ तो आपके बजट का बहुत सब्सटेंशियल पार्ट बन जाता है ना, तो इतना तो अलोकेट हो ही नहीं सकता। सो सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। टेरेस कल्टीवेशन। देखो टेरेस कल्टीवेशन इज अ सॉल्यूशन टू द सॉइल इरोजन, इट इज नॉट द प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड विद इट। सो फर्स्ट तो हो जाएगा रॉन्ग। देन डिफॉरेस्टेशन, और देखो फर्स्ट के रॉन्ग होते ही आपका आंसर भी आ गया। तो आंसर डिफॉरेस्टेशन, यस इट इज रिलेटेड विद सॉइल इरोजन। थर्ड वन इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये सॉइल इरोजन के साथ कैसे रिलेट करेगा, वो तो क्लाइमेट है, तो इट इज नॉट एज सच रिलेटेड विद द सॉइल इरोजन। बल्कि इवन ट्रॉपिकल क्लाइमेट फेवर्स ग्रोथ होगा प्लांटेशन का, तो उससे सॉइल इरोजन रुकेगा बजाय बढ़ने के। क्वेश्चन नंबर 8। Consider the following statement regarding coffee production in India. Kerala records largest production of coffee in India. देखो कॉफी प्रोडक्शन के लिए मेनली 3 स्टेट्स इंडिया के अंदर रिस्पॉन्सिबल है, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। तो अगर आप देखोगे तो कुर्ग जो बहुत फेमस है कॉफी के लिए, वो कहाँ है, कर्नाटका के अंदर। तो बेसिकली फॉर कॉफी प्रोडक्शन कर्नाटका हैज द हाईएस्ट स्टेक। हाईएस्ट प्रोडक्शन कर्नाटका के अंदर होती है। कर्नाटका हैज अराउंड 54% ऑफ द कॉफी प्रोडक्शन फॉर इंडिया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो जाएगा रॉन्ग। तो मैंने शेयर लॉजिक पे किया है, क्योंकि आई नो अ फेमस प्लेस विद रिस्पेक्ट टू कॉफी प्रोडक्शन। और अगर मैं एरिया वाइज भी बात करूं तो कर्नाटका का एरिया ज़्यादा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी कर्नाटका की ज़्यादा फेवर करती हैं कॉफी प्रोडक्शन को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। सेकेंड, इन इंडिया 2 कॉफी वेराइटीज Robusta and coffee Arabica are grown on a large scale. This statement is right, so answer becomes option B. 9th, consider the following crops: soyabean, maize, cotton, mustard and watermelon. Which of the above crops is or are types of खरीफ crops? इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप की टाइप्स हैं? चलो अब देख लेते हैं। देखो खरीफ और राबी क्या होती है। खरीफ होती है आपकी जो मॉनसून सीजन में प्लांट की जाती है, जैसे राइस हो गया। राबी कौन सी होती है, जो विंटर सीजन में प्लांट की जाती है, जैसे वीट हो गया। तो सोयाबीन, मेज एंड कॉटन, दीज आर खरीफ क्रॉप्स। बेसिक से है आपका। मस्टर्ड इज ए राबी क्रॉप एंड वाटरमेलन इज ए जायद क्रॉप, यानी जो दोनों सीजन्स के बीच में होती है। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 1, 2 and 3। नेक्स्ट इज Which of the following does not fall under public investment in agriculture? Public investment एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो एग्रीकल्चर के अंदर की जाए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट याद रखना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब कि हम कोई एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर। फर्स्ट इज कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट, दिस इज राइट, क्योंकि उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो फ्लो है वो ईजी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया पब्लिक इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, सोसाइटीज सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, ये भी सही है।
जो सोसाइटीज़ का सोशल कैपिटल डेवलपमेंट हम करते हैं तो उससे वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगी। देन सेटिंग अप ऑफ वेयर हाउसेज, ये तो ऑब्वियसली राइट है, ताकि किसान अपना जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको स्टोर कर पाए। तो सी इज ऑल्सो गोइंग टू बी राइट। देन ऑप्शन डी, फर्टिलाइजर सब्सिडी टू द फार्मर्स। देखो अब सब्सिडी है ये और हर साल देनी पड़ेगी, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो ये हो ही नहीं सकता, तो दिस बिकम्स डी। एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं होगा। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज फर्टिलाइजर सब्सिडी टू द फार्मर्स। नेक्स्ट, arrange the following places in the Mediterranean Sea from east to west: Algiers, Beirut, Aden, Sicily and Tangier. I have always told you कि मैप को देखना है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो आ रहे हैं उसमें आपको मैप एटलस को जरूर यूज करना है। तो एटलस एक बार मैप देख लेते हैं। फर्स्ट इट इज सेट टेंजियर, एल्जियर्स उसने बोला तो एल्जियर है आपका अल्जीरिया के अंदर। देन सेकंड इज बहरूट, बहरूट है लेबनन के अंदर। थर्ड वन इज एथेंस, एथेंस इज इन ग्रीस। फोर्थ इज सिसली, सिसली यहाँ पर है। देन फिफ्थ इज टेंजियर, टेंजियर मोरक्को के अंदर है, इधर कहीं पर है, ये स्टेट ऑफ गिब्राल्टर के आसपास है। नाउ सीक्वेंस अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा टेंजियर, दैट इज नंबर 5। देन उसके बाद आएगा अल्जीरियस, दैट इज नंबर 1। देन आपका आएगा सिसली, सिसली इज नंबर 4। देन आपका आ जाएगा दिस एथेंस, एथेंस इज नंबर 3। देन लास्ट आएगा बहरूट, बहरूट इज योर 2। तो 5 1 4 3 2, आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। अगर नहीं भी पता था तो भी यू गो टू एटलस, एटलस को बार बार देखो, जो भी प्लेस आपके सामने आता है उसको जरूर एटलस में मार्क करो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इट इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड इन वर्ल्ड एंड कवर्स, देखो ये बोल रहा है लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है, तो ये एक इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर हो गया, इन द वर्ल्ड, एंड कवर्स एन एरिया लार्जर देन इंग्लैंड एंड स्पेन्स इन 3 countries. It is currently facing environmental pressure and will disappear by 2050 if no measures are taken. Select the correct answer. Kakadu wetlands, Panatal wetlands, then you have Sundarban wetlands and Tumba Nilgiri Mendobe. तो देखो इसका आंसर तो है ऑप्शन बी, पनाटल वेटलैंड्स, एंड इट इज सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका, और द कंट्रीज दैट आर कवर्ड अंडर इट आर बोलीविया, ब्राजील एंड पैराग्वे। सो द आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। ये आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए क्वेश्चन था, एंड आई वुड सजेस्ट इनको भी आप एक बार मैप में जरूर देखो कहाँ पर है। जैसे जो काकाडू वेटलैंड्स है ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में है। सुंदरबन तो ऑब्वियसली वी नो वेस्ट बंगाल के अंदर है ही। देन टुम्बा नीगरी मेंडोबे, अब देखो नीगरी से मुझे लगता था नीगरी को केवल नीलगिरी पढ़ लेते हैं गलती से, पर ये नीगरी है, तो इंडिया में नहीं है ये फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये जैसे आप अगर नाम देखो तो थोड़ा अफ्रीकन नेम लगता है, मेंडोबे, मेंडोबे। तो दिस इज इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी के अंदर ये है, कॉन्गो रिवर के आसपास। Which of the following option is correct regarding shale gas? Shale gas is a conventional oil produced. Shale oil is a conventional oil produced from the oil shale rock. देखो यहाँ ये सारी स्टेटमेंट ठीक है, only this conventional word is wrong. It is unconventional. Unconventional का मतलब क्या है? जैसे जो पहले से मिलता है उससे दूसरे तरीके से ही मिलता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, फ्रैकिंग करते हैं, रॉक्स को तोड़ते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर वहां से हमें ऑयल मिलता है जिसे हम यूज कर सकते हैं। द रैट होल माइनिंग मेथड इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट गैस फ्रॉम द शेल गैस। अब ये भी रॉन्ग है। रैट होल माइनिंग यूजली हम कोयले वगैरह के लिए यूज करते हैं। रैट होल माइनिंग के अंदर क्या होता है कि देयर विल बी छोटी छोटी गुफाएं बना दी जाएंगी रैट होल की तरह, और उसके थ्रू माइनिंग होती रहेगी। वन इज ओपन कास्ट, सेकेंड इज रैट होल। थर्ड इज द यूनाइटेड स्टेट्स होल्ड्स द लार्जेस्ट शेल गैस रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड। ये भी रॉन्ग है। इट इज चाइना विच होल्ड्स द लार्जेस्ट शेल गैस रिजर्व्स। इंडिया के अंदर भी काफी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ शेल गैस है। लास्ट इज गोरगम इज यूज्ड टू इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ एक्सट्रैक्शन। देखो ये पता है गोरगम को यूज किया जाता है शेल गैस एक्सट्रैक्शन के अंदर, एंड इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ दिस गोरगम। सो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 gave liberty to publish articles in Oriental language.
देखो ये हमारा बेसिक स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है क्योंकि उसने ओरिएंटल लैंग्वेज के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि ओरिएंटल लैंग्वेज में अगर कुछ भी ऐसा लिखा गया जो कि सही नहीं है तो उसको पूरे आपके प्रेस को सीज कर लिया जाएगा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. The Arms Act of 1878 made it a criminal offense to keep, bear or traffic in arms without license. This statement is right. इंडियंस के पास आर्म्स ना रहे उसके लिए ये आर्म्स एक्ट लाया गया था. द रॉयल टाइटल एक्ट गेव वाइसरॉय ऑफ इंडिया द टाइटल ऑफ केसरे हिंद. दिस इज अगेन रॉन्ग. इट वॉज द टाइटल वॉज गिवन टू क्वीन, नॉट टू द गवर्नर. So the question is asking you not correct. Not correct कौन सा? तो first and third are not correct. So answer becomes option B. Next देख लेते हैं. Again a very simple question. With reference to the Home Rule League Society, consider the following statement. It was set up by बाल गंगाधर तिलक. देखो Home Rule Society से हमें लगता है Home Rule League, पर ये different है. Home Rule Society it was established in 1905. और इंडिया हाउस इसे कहते थे. तो ये किसने बनाया था? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था. इट वॉज क्रिएटेड बाय श्यामा कृष्णा वर्मा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा. द जर्नल इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हेल्प इन एस्पाउजिंग इंडियन कॉजेज. नॉर्मल जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट लग रहा है कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है तो ऑब्वियसली इंडिया के कॉजेज के बारे में तो बताएगा ही, तो इसको मैं सही मान के चलूंगा. Indian revolutionaries like V.D. Savarkar, हरदयाल, मदन लाल ढींगरा became active members of the society. ये भी राइट है, ये भी सही है कहीं ना कहीं. So the answer should be option B, that is 2 and 3 only. वैसे भी 1 को अगर हटा देंगे तो आंसर आ ही जाएगा. तो क्वेश्चन वॉज बेसिकली आस्किंग यू अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट कि आपको इतना बेसिक पता है या नहीं पता कि ये किसने बनाया था. और ये सबको पता होना चाहिए बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. With reference to the reason for partition of Bengal, consider the following statement. Bengal was too big to be administered, right? बहुत बड़ा था. पहले बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल दोनों एक ही यूनिट थे और काफ़ी पॉपुलस भी हैं. तो एक रीज़न तो ये था, जेन्युइन रीज़न था कि बहुत बड़ा था एडमिनिस्टर करने के लिए. टू डेवलप आसाम बाय ब्रिंगिंग इट अंडर द डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. ये स्टेटमेंट ठीक है, मतलब कि यू कैन से राइट और रॉन्ग. मैं इसके लिए कुछ कह नहीं पाऊंगा तो उसको मैं गोला लगा देता हूँ. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. फर्स्ट के लिए आई एम श्योर, सेकंड के लिए आई एम नॉट श्योर. मुझे ठीक लग रही है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. थर्ड, टू शिफ्ट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और टू द दिल्ली एंड गिव बंगाल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. देखो अब ये थोड़ी एब्सर्ड स्टेटमेंट आ जाती है क्योंकि दिल्ली जो बनाया गया है वो तो कहीं 1927 में हमने शिफ्ट किया है दिल्ली में. तो और उस टाइम पे क्या था, कैलकाटा एंड ढाका वर टू बी मेड द कैपिटल्स. कैलकाटा और ढाका 2 अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने थे. तो थर्ड स्टेटमेंट इज हैज टू बी डेफिनेटली रॉन्ग. दिल्ली अभी तक पिक्चर में आया ही नहीं था. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और अबव करेक्ट. तो थर्ड स्टेटमेंट तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा, तो आंसर वैसे ही आ गया. इट इज 1 and 2 ओनली. विद रेफरेंस टू इंसिडेंट्स अकर्ड ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. लोकमान्य तिलक ऑर्गेनाइज्ड गणपति शिवाजी फेस्टिवल फॉर रीचिंग आउट टू मासेस. यस, हमने लास्ट उसमें भी देखा था कि बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक ही वॉज हैविंग दिस कल्चरल टिल्ट. वो मतलब इंडियन कल्चर में प्राइड लेते थे और उन्होंने रिवाइव भी किया था काफ़ी फेस्टिवल्स को. तो गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल वॉज रिवाइव्ड बाय हिम. देन जगदीश चंद्र बोस वेंचर्ड इनटू अ नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज एट द टूटीकोरिन. और देखो यहाँ पे थोड़ा पकड़ सकते हो क्वेश्चन को. जगदीश चंद्र बोस ही वॉज अ साइंटिस्ट. उनका बिजनेस के अंदर कोई वेंचर था ही नहीं. ही वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज हैविंग ए साइंटिफिक माइंड. और हमने उसकी जितने भी चीज़ें पढ़ते हैं सर की, हम सिर्फ इसी सेंस में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या डिस्कस किया. बोस इफेक्ट को जैसे मानते हैं, देखा जाता है. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फॉर द नॉलेज इट वॉज V.O. चिदम्बरम पिल्लई हु वेंचर्ड इनटू द नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज एट टूटीकोरिन. थर्ड, अ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज सेटअप. आई डोंट नो सही है गलत है मुझे नहीं पता इसका, तो मैं इसको गोला लगा दूंगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए आई एम श्योर, सेकंड के लिए आई एम श्योर, थर्ड का आई डोंट नो. तो पहले तो जहाँ पे 2 है उनको हटाएंगे और आंसर गया आ. ठीक है, तो क्वेश्चन वॉज इजी. आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है तो क्वेश्चन हो जाएगा. ये स्टेटमेंट थोड़ा कम पता होती है लोगों को, तो स्टेटमेंट वॉज एक्चुअली रिडंडेंट इन द क्वेश्चन.
तो थोड़ा ओपन माइंड से हमें करना है, क्वेश्चन होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट, अब ये चीज़ें हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड, और बुद्धिज्म का एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है यूपीएससी में। मोगली मोगलीपुत्र तिस्सा लॉन्च्ड अशोकाज धम्म कैंपेन, दिस इज राइट। उनके टाइम पे जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अशोक के टाइम पे, उसमें मोगलीपुत्र तिस्सा वॉज दी वो मेन हेड थे, उन्होंने ही उसको ओवरलुक किया था पूरा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नागा अर्जुन रोट बुद्ध चरित, नहीं, बुद्ध चरित वॉज रिटन बाय अश्वघोष, बहुत बेसिक और इजी चीज है, ये पता होनी चाहिए। नागा अर्जुना फाउंडेड माध्यमिक स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म, दिस इज राइट। उन्होंने, सॉरी, दिस इज अगेन, नागा अर्जुना ने महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म को फाइंड किया था, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी थी। तो सेकंड और थर्ड हो जाएंगे रॉन्ग। अभी ये देखो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बहुत बेसिक और आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज बुद्ध घोष रोट विष्णु दिमाग। अब ये मुझे थोड़ा सा कम आइडिया है इसका कि इन्होंने ये लिखी या नहीं लिखी, तो फोर्थ पे मैं अटक जाता हूँ। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड आर रॉन्ग, तो भाई ये तो दोनों गलत हो ही जाएंगे। अब मैं इन दोनों पे कहीं ना कहीं अटक रहा हूँ कि बुद्ध घोष ने ये लिखी थी या नहीं लिखी थी। तो ठीक है, 50-50 पे आ गए हम लोग। तो आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 पेयर्स। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन गलत भी होता है तो कोई और ठीक हो जाएगा 50-50 में, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव स्कोर आपको दे के जाएगा। मतलब मान लो कि अगर आपके ऐसे 10 क्वेश्चन है जिसमें 50-50 का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर 5 ठीक हुए 5 गलत हुए, मान लो 4 ही ठीक हुए 6 गलत हुए, तो भी आपको 2 क्वेश्चन का पॉजिटिव स्कोर मिलेगा, यानी 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो चांस तो लेना ही है इन क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट इज विद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब टर्म्स लाइक कुदिरई, अनायकतल, वेलियार एंड कोंडुवर associated during the rule of Chola dynasty. So these were actually wings of the Chola ministry. ये Chola ministry के various wings थे, ठीक है। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। इतना ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखो अगर हम टाइटल की बात करें तो गगाईकोंडा चोलापुरम, इस तरह के टाइटल्स वो अडॉप्ट करते थे। Next is question number 20. The Bahmani kingdom reached the height of its power and territorial limits under his able guidance. He was a Persian merchant and joined the services of the Bahmani kingdom. He was granted the title of chief of merchants by the Bahmani ruler. He was a learned person and possessed a great knowledge of mathematics. So इसका आंसर आपका है महमूद गवन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है विद रिस्पेक्ट टू योर विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर, क्योंकि महमूद गवन के अंडर ही उन्होंने बहमनी किंगडम ने विजयनगर एम्पायर के साथ फाइट की और जीते भी था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। एंड सेकेंडली आपकी विजयनगर एम्पायर के लिए ओल्ड एनसीईआरटी एज वेल एज न्यू एनसीईआरटी दोनों में से ही इस चैप्टर को कवर करो, बिकॉज देयर इज अ मेजर फोकस अपॉन दिस सब्जेक्ट, दिस टॉपिक। क्वेश्चन आना ही आना है विजयनगर एम्पायर या बाहमनी किंगडम से, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी फोकस है यूपीएससी का इस एरिया पे, एंड एवरी ईयर वी आर सीइंग समहाउ दिस एरिया इज बीइंग कवर्ड बाय देम। नेक्स्ट 21. With respect to Nath Panthi's movement, consider the following statement. They advocated renunciation of the world. सही बात है, वो renunciation of the world की बात करते थे, यूजली करते ही हैं नाथ इन मूवमेंट्स के अंदर। They criticized the ritual and other aspects of conventional religion and the social order. देखो जितने भी पंथ वगैरह बने, जितने भी साइड बाय चीज़ें आई, उन सब के अंदर क्या था, कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम को, ब्राह्मणिस्ट रिचुअल्स को, इन सबको क्रिटिसाइज किया जाता था। तो सेकंड इज ऑल्सो वेरी जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं तो दोनों के साथ जाऊंगा, ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर एंड इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. द गोल ऑफ ध्यान इन जैनिज्म इज, देखो गोल ऑफ ध्यान इन बुद्धिज्म इज रिनंसिएशन, कि अपने आप को आप ध्यान के थ्रू ही आगे रिनंसिएट कर सकते हो। जैनिज्म के अंदर इट इज अबाउट कार्मिक अटैचमेंट्स, कि पहले आप अपनी जो अटैचमेंट्स है उन अटैचमेंट्स को कम करो या खत्म करो। उसके लिए क्या है, उसके लिए ध्यान का सहारा लिया जा सकता है। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, with reference to election commission of India, consider the following statement.
Under Article 323 of the Constitution, the Election Commission is vested with the powers of superintendence, direction and control of the election. अब देखो, it is not Article 323, it is Article 324. So the answer here is Article 324, which tells about this thing. ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे. द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन is determined by the parliament. This is again wrong. The constitution only says that there will be one the election commission will consist of one chief election commissioner and number of election commissioners who are appointed by the president. So it is the president who determines about this. एंड आर्टिकल देखो, आर्टिकल 323 की अगर आप बात करोगे तो सिविल सर्विसेज के साथ रिलेट करता है. आर्टिकल 323 रिलेट्स विद सिविल सर्विसेज. तो ये तो आपके लिए एक तरह से ब्लंडर होगा अगर आप इस स्टेटमेंट को ओवरलुक करके जाते हो तो, बिकॉज बहुत प्रोमिनेंट आर्टिकल उसने पूछा है यहाँ पे. तो दिस स्टेटमेंट शुड नॉट बी रॉन्ग. सेकेंड स्टेटमेंट शुड नॉट बी यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाई द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो ये दोनों हो जाएंगे गलत. थर्ड इज the term of and conditions of service of election commission shall be determined by the president. The statement is right. और वैसे भी you are able to eliminate all other options. So answer becomes option C. Next देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24. Consider the following statement, supreme and written constitution. पहले statement पढ़ लेते हैं इसकी. Which of the following are part of the unitary system of the Indian government? Unitary का मतलब देखो दो पार्ट होते हैं, फेडरल एक यूनिटरी. यूनिटरी का मतलब यूनियन को स्ट्रॉन्ग करे, दैट इज यूनिटरी. फेडरल का मतलब जो बैलेंस बनाए स्टेट और यूनियन के बीच में, तो ये बैलेंस की बात करता है. तो यूनिटरी फीचर्स कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ये फेडरल फीचर है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर सुप्रीम है तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू अबाइड बाय इट. रिटन है तो इट कैन नॉट बी चेंज्ड एज सच. तो सुप्रीम एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट इंडिया की फेडरलिज्म के ऊपर कोई खतरा नहीं है. सेकेंड, an indestructible union of destructible states. This is your unitary feature कि जब पार्लियामेंट जब भी चाहे किसी स्टेट को डिसइंटीग्रेट कर सकता है. थर्ड इज सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज अगेन राइट. फ्लेक्सिबल का मतलब कि अमेंडेबल है ये कॉन्स्टिट्यूशन. लास्ट इज इंटीग्रेटेड ऑडिट एंड इलेक्शन मशीनरी. इलेक्शन आपका इलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है, ऑडिटिंग आपकी सीएजी के थ्रू होती है. तो जो सेंट्रल स्टेट के इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है एंड सीएजी ऑडिट करता है दोनों चीज़ों को. तो कहीं ना कहीं दोनों यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन जाते हैं. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 2, 3 एंड 4. सो 1 को ही एलिमिनेट करना है, 1 को एलिमिनेट करोगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा. तो इट इज अबाउट योर बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर. द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. कैसे? अमेरिका के अंदर तो गवर्नर को हम इलेक्ट करते हैं, गवर्नर इज बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल. इंडिया के अंदर गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो दिस इज रॉन्ग. फॉर द स्टेट्स वी हैव द चीफ मिनिस्टर एंड वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट्स. सो इन इंडिया गवर्नर इज appointed rather than being elected. So first statement becomes wrong. Second is the office of the governor is an independent constitutional office and is not subordinate to the central government. This is also right. Supreme Court ने बोला है कि जो गवर्नर ऑफिस है it is not subordinate to any other office. It is an independent office. So answer becomes option B, that is 2 only. Next आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27. 26 आता है पहले. A welfare state envisages a system which combines right. वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन है. A system which combines right to personal property with state intervention for social security and providing help to the needy. ठीक है, सही लग रहा है. स्टेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. देखो स्टेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में आ जाएगा. दिस इज रॉन्ग. कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. अगेन सेकेंड स्टेटमेंट का ही तरह ही है. फोर्थ एन इगैलिटेरियन सोसाइटी विद नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल. ये बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा. सो वी कैन गो विद द ऑप्शन ए कि जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी हो, स्टेट इंटरवेंशन हो,
स्टेट सपोर्ट भी मिले और इंडिपेंडेंस भी मिले, वो हो जाती है आपकी वेलफेयर स्टेट। क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। प्राइम मिनिस्टर किसी भी टाइम पे डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को। द स्टेटमेंट इज राइट। President can appoint only those persons as minister who are recommended by the Prime Minister. Yes, that is also right. The minister shall be appointed upon the advice of the Prime Minister. He is the chairman of the Central Civil Services Board. अब देखो यहाँ फंस जाते हैं, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज बोर्ड है उसका चेयरमैन है कैबिनेट सेक्रेटरी, नॉट द प्राइम मिनिस्टर. सो दिस बिकम्स रॉन्ग. सो हियर द आंसर इज ऑप्शन ए, 1 and 2 only. Next is question number 28. Which of the following is or not part of the fundamental rights as enshrined in the Constitution? इन दोनों में से कौन से पार्ट नहीं है फंडामेंटल राइट्स के? राइट टू टेलीकास्ट, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन फ्रॉम द एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट. तो फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहली चीज तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं आता, वो आर्टिकल 300A में चला गया है. सेकेंड, राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ दिस एसोसिएशन. देखो रिकॉग्निशन लेना दैट इज नॉट राइट. यू कैन फॉर्म एन एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, पर उसको रिकॉग्नाइज करवाना दैट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. सो दिस ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग. कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स, ओके, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स को यू कैन से कि कहीं ना कहीं ठीक है, अलाउड है. देन राइट टू टेलीकास्ट, दैट ऑब्वियसली बोथ आर राइट टू फ्रीडम ओनली. सो हियर द आंसर बिकम्स विच आर नॉट बोला है उसने, तो नॉट में आ जाएंगे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली. Question number 29. Under Keshwanand Bharti case, Supreme Court decided that the basic structure of the Constitution could not be repealed even by the constitutional amendment. ये सही है, बोला गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर को टिंकर नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता. Under Golaknath case, Supreme Court concluded that the parliamentary restrictions under Article 13 applies to fundamental rights. अब ये गलत है. उसने यही बोला था कि जो पार्लियामेंट्री रिस्ट्रिक्शंस है अंडर आर्टिकल 13 दैट डू नॉट अप्लाई. कहने का मतलब ये कि अगर आप कानून बनाते हो तो फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज किया जा सकता है. सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. शंकरी प्रसाद केस डेल्ट विद कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द 5th अमेंडमेंट एक्ट. अब देखो हमें पता होना चाहिए, जो शंकरी प्रसाद केस है वो 1st अमेंडमेंट एक्ट के साथ है, क्योंकि पहली चीज थी, पहली का तो पता होना ही चाहिए. तो ये केसेस आपको ध्यान रहने चाहिए जो इंपॉर्टेंट वाले हैं. So third also becomes wrong. Answer becomes option 1 only. और वैसे भी अगर सेकंड को आप डिलीट करते हो तो ऑप्शन आंसर वैसे ही आ जाएगा आपका. तो सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर क्लैरिटी है तो आंसर तो उसी से आ जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ पर फालतू में ही बन जाती है कि देने की जरूरत ही नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 30. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्राम सभा. ग्राम सभा इज द जनरल असेंबली ऑफ ऑल पीपल इन ऑफ अ विलेज who have attained the age of 18 years. जितने भी लोग हैं जिन्होंने 18 साल की एज ले ली वो ग्राम सभा के मेंबर होंगे. वो गलत है. ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द विलेज हु आर इन द इलेक्टोरल रोल. जो इलेक्टोरल रोल के अंदर उन्हीं को सिर्फ ग्राम सभा में माना जाएगा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. और देखो सोचो ना, ग्राम सभा में ऐसा भी हो सकता है कोई किसी और गांव से आ गया तो भी ग्राम सभा का मेंबर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता. अगर आप उस एरिया के इलेक्टोरल रोल के अंदर हो तभी आप ग्राम सभा के मेंबर बनोगे. द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा इज डिटरमाइंड बाय द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी. ऑब्वियसली नो, ये स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी. वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31. इट इज अबाउट पैसा एक्ट 1996. इट एक्सटेंड्स द प्रोविजन ऑफ पंचायत पार्ट 9 of the constitution to the 5th schedule areas. This is right, सही है ये. Second, all seats of panchayat chairperson of all level will be reserved for the scheduled tribe. This statement is also right, पता होना चाहिए इसका आपको. It aims to maintain and preserve tribal groups, traditions and customs in those areas. ये तो obviously journalistic statement है, third statement सही होगी. So answer becomes option D. With reference to black holes, consider the following statement. अब साइंस के क्वेश्चन आ गए अपने. इट रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ स्पेस विद द मैटर इज सो कंप्रेस्ड सो एज टू क्रिएट अ ग्रेविटी फील्ड फ्रॉम व्हिच इवन लाइट कैन नॉट एस्केप. द स्टेटमेंट इज एक्चुअली राइट. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन
और स्टेटमेंट फर्स्ट को हम सही मानेंगे। ब्लैक होल डिस्टॉर्ट द स्पेस अराउंड देम एंड कैन सक नेबरिंग मैटर इनटू देम इंक्लूडिंग स्टार्स। ये भी सही है क्योंकि ग्रेविटी बहुत होती है उनकी। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज बोथ 1 and 2। देखो यहाँ पे उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो यू हैव टू कीप योर आइज ओपन, अपनी आंखें ओपन रखनी होंगी ऐसे इस तरह से। 33 विद रेफरेंस टू क्रिप्टो करेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट एग्जिस्ट डिजिटली वर्चुअली एंड यूजेस क्रिप्टोग्राफी टू सिक्योर ट्रांजेक्शन। दिस इज राइट, सही है, तीनों कीवर्ड सही लग रहे हैं। इट इज रेगुलराइज्ड बाय सेंट्रल इशूइंग और रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये रॉन्ग है, आरबीआई ने अभी तक किया है किसी को रेगुलराइज नहीं। बात है कि बिटकॉइन इज नॉट बीइंग रेगुलराइज्ड बाय एनी सेंट्रल बैंक, किसी सेंट्रल बैंक ने बिटकॉइन को अभी तक रेगुलराइज नहीं किया, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। इट यूजेज अ सेंट्रलाइज सिस्टम टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एंड इशू न्यू यूनिट्स, ये सही है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम को देखता है, सॉरी फिर से गलत हो गया। इट डज नॉट यूज अ सेंट्रलाइज सिस्टम, हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड है वो। इट यूज अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एंड इशू न्यू यूनिट्स। सो ये आपको ध्यान रखना होगा। Now above statement which are incorrect, so incorrect हो जाएंगी आपकी 2 and 3 only. Question number 34. Consider the following statements about OneWeb. OneWeb is a joint venture between India's Bharti Enterprises and UK government to deliver high-speed, low-latency connectivity worldwide. This statement is right. ये एक नया जॉइंट वेंचर है जिसमें भारतीय एंटरप्राइज और यूके गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड इंटरनेट सर्विसेज देगा। सेकेंड, OneWeb वेबसाइट्स ऑपरेट इन लियो एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1200, ये भी सही है, लो अर्थ ऑर्बिट में ऑपरेट करेगी। थर्ड, LVM-3M2 लॉन्च व्हीकल वाज यूज्ड टू प्लेस 25 सैटेलाइट्स इन वन ऑर्बिट एट इन वन ऑफ OneWeb इन ऑर्बिट। दिस इज रॉन्ग, द 32 सैटेलाइट्स वर प्लेस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए OneWeb के अंदर कितनी सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट इज LVM-3M2 इज अ 2-stage लॉन्च व्हीकल, ये भी गलत है, इट इज अ 3-stage लॉन्च व्हीकल एंड इट इज द हैवीएस्ट रॉकेट ऑफ इसरो। ये हैवीएस्ट रॉकेट ऑफ इसरो है। सो आंसर हियर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। बेसिकली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर इन हाउस होल्ड। गार्लिक, देखो गार्लिक इज क्या होती है, गार्लिक आपकी लहसुन, सॉरी लहसुन होता है गार्लिक, या गार्लिक आई गेस लहसुन ही होता है, हाँ गार्लिक इज लहसुन। तो लहसुन को अगर पानी में डालोगे तो स्मेल आ जाएगी, तो इसको आप यूज नहीं कर सकते एज अ डिसइंफेक्टेंट। देन नीम, नीम को यूज कर सकते हैं क्योंकि वी नो नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है वो। तुलसी को भी हम यूज कर सकते हैं बिकॉज उसके अंदर भी डिसइंफेक्टेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। चाय वगैरह के अंदर हम तुलसी डालते हैं जब कोई बीमार हो जाए। 2 और 3 तो ठीक है। एल्कोहल, एल्कोहल को अगर पानी में डालोगे तो इट बिकम समथिंग एल्स, तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह तो यूज नहीं हो सकता। देन विनेगर, विनेगर प्रिजर्वेशन में यूज होता है बट वही स्मेल होती है और उसको पानी में हम नहीं डालते। सो 5th ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36। Why copper wire is widely used in wire transmission based communication? It is a high electricity, it has high electrical resistance। अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हाई होगी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं भेजेगा। जो हीटर होता है आपका उसकी होती है हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तभी वो लाल हो जाता है, तो ये तो हो जाएगा रॉन्ग। इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यस इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इट हैज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ये भी सही है, कोरोड नहीं होता इजीली। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 37, Union government established Commission for Air Quality Management body to resolve pollution problem in NCR. Consider the following about CAQM. It replaces Environment Pollution Authority EPCA। ये बात बिल्कुल सही है। और ये जितनी भी NCR में स्टेट्स आती हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, देन यू हैव राजस्थान, यूपी, इन सारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन अथॉरिटीज़ को रिप्लेस करके ये बॉडी आ जाती है ताकि एक कॉन्ग्रुएंट मैनर में पोल्यूशन को मैनेज किया जा सके। इट हैज सुपरसीडिंग पावर ओवर सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड इज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इज द चेयरमैन ऑफ CAQM। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअली एरर हो जाता है क्योंकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता, चीफ
सेक्रेटरी और रैंक ऑफ सेक्रेटरी का बंदा होता है जिसका चेयरमैन बनेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस काम के लिए क्यों लगेगा? इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का हेड वो क्यों बनेगा? तो दिस बिकम्स रॉन्ग। तो ऑप्शन आंसर बिकम्स ऑप्शन 1 and 2। और देखो इसकी मीटिंग डेली बेसिस पे होनी है, रेगुलर बेसिस पे होनी है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द चीफ मोस्ट पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, और वैसे भी ये पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी को हटा के बना है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए पोजीशन को हैंडल करना इट बिकम्स लिटिल लेस ऑनरेबल फॉर हिम एज वेल। क्वेश्चन नंबर 38, विद रेफरेंस टू ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव के लिए है, क्या कौन सी स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है? द फोकस ऑफ द इनिशिएटिव इज टू एडवांस मीथेन मिटिगेशन ओनली इन ऑयल एंड गैस। देखो ओनली बोल दिया एक वर्ड तो, एंड गैस सेक्टर, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि सही है गलत है। अगर मीथेन की हम बात करें तो एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा मीथेन निकलता है, तो एग्रीकल्चर शुड बी पार्ट ऑफ इट। फिर जब हम कोल एक्सप्लोरेशन करते हैं तो कोल के साथ कोल बेड मीथेन निकलता है, तो कोल शुड बी पार्ट ऑफ इट। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट रिलेट्स विद एवरीथिंग। एग्रीकल्चर हो गया, कोल माइनिंग हो गया, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, देन ऑयल एंड गैस तो है ही ऑब्वियसली। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इनिशिएटिव, यस इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इनिशिएटिव सिंस इंसेप्शन, यस इंसेप्शन सही है क्योंकि इंडिया इज वेरी सीरियस अबाउट दिस क्लाइमेट चेंज, so India is also member of it, so answer becomes option B. Question number 39, fostering effective energy transmission 2022 report is released by which of the following organization? तो the report is released by World Economic Forum, ये न्यूज़ में था, जस्ट गो थ्रू द रिपोर्ट्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डीप ओशन मिशन इज लॉन्च टू स्टडी biodiversity, the impact of climate change, and establish an offshore marine station to explore sources of the thermal energy. अब देखो डीप ओशन मिशन की बात ये कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को स्टडी करना, एस्टेब्लिश एन ऑफशोर मरीन स्टेशन, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें लग रही हैं हाँ सही ही होंगी, तो मुझे इसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा जिससे मैं इसको बोलूँ कि गलत है। सेकेंड, द मिशन इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि अगर मरीन की बात हो तो मिनिस्ट्री ऑफ ओशनोग्राफी वगैरह कोई रिलीज करेगा ना, इसको साइंस एंड टेक क्यों करेगा? सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, recently multilateral agencies have launched the One Health Joint Plan of Action 2022-26, which of the following are the part of the quadripartite? Food and Agriculture Organization, this is right. यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये भी सही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। वर्ल्ड बैंक ये नहीं है, इट इज़ वर्ल्ड हेल्थ फॉर एनिमल्स ऑर्गेनाइजेशन जो इसका पार्ट है। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी 1, 2 and 3, तो फोर्थ इज नॉट पार्ट ऑफ इट। द टाइडल डिसरप्शन इफेक्ट, अगेन साइंस के साथ है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टाइडल डिसरप्शन इफेक्ट में ये होता है कि अगर कोई स्टार ब्लैक होल के आसपास आ जाए तो ब्लैक होल की इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है कि उस पूरे स्टार को डिसरप्ट करके बीच में से तोड़ देगा, तो एक तरह से क्या होगा, स्टार पूरा का पूरा फट जाएगा, उसे हम बोलते हैं टाइडल डिसरप्शन इफेक्ट। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन बी, ब्लैक होल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ओके, इट इज़ अ यूनिक इनिशिएटिव लेड बाय इंडिया एंड फ्रांस। देखो यहाँ पे क्या है, इंडिया और फ्रांस ने रिलीज़ किया है, वैसे अगर करंट अफेयर देखोगे तो इट इज़ रिलीज्ड बाय यूएस एंड इंडिया। द ICET वुड प्रोवाइड इंडिया विद एक्सेस टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज इन एरिया दैट आर क्रिटिकल एंड एमर्जिंग इन नेचर। बहुत जनरलिस्टिक है, इसके नाम के साथ जा रही है, क्रिटिकल की बात कर रहा है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, एक्सपर्टीज की बात कर रहा है, तो स्टेटमेंट शुड बी राइट, ऐसा रॉन्ग करने के लिए कुछ है नहीं इसके अंदर। So answer becomes option B, that is 2 only. Consider the following statement regarding domestically systematically important banks, DSIB. In order to be listed as DSIB, a bank needs to have assets that exceed 2% of the national GDP. That is not correct. जो क्राइटेरिया इसके अंदर यूज होता है वो ये होता है कि इट शुड हैव ए हाई इंटरकनेक्टेडनेस, देयर शुड बी लैक ऑफ रेडली अवेलेबल सब्सटीट्यूट, इसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल ना हो, इसके पास काफ़ी हाई फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड शुड बी कॉम्प्लेक्स।
सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका हो जाएगा रॉन्ग। एज ऑफ नाउ मतलब 2% जीडीपी वाली बात कहीं नहीं आती इसके अंदर। एज ऑफ नाउ देयर आर ओनली 3 DSIBs इन इंडिया, ये राइट है। जो इंडिया के 3 DSIB हैं वो है SBI, ICICI एंड HDFC। सो आंसर इज ऑप्शन बी। कालवरी, कंदेरी, करंज एंड वेला ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज। हमें पता है कालवरी इज द इंपॉर्टेंट वन, इज द स्कॉर्पियन सबमरीन्स अंडर प्रोजेक्ट 75 जो इंडिया डेवलप कर रहा है। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। विद रेफरेंस टू एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, consider the following statement. It has more than 80 members. Yes, almost 97 members are there now. So this is correct. India is the largest shareholder of the AIB. ये गलत है क्योंकि अगर आपने AIB का पढ़ा हो तो इट वॉज अ चाइना लेड, तो चाइना के पास लगभग 26% इसमें वो स्टेक्स है, इंडिया के पास है 7.5% स्टेक्स। सो सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। India is the second largest. AIB does not have any member from outside India, outside Asia. ये कैसे हो सकता है? अगर 80 मेंबर हैं तो 80 के 80 एशिया में तो हो ही नहीं सकते, तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। या तो फर्स्ट सही है या थर्ड सही है, अगर हम लॉजिकली भी देखें तो। सेकंड को पहले हटा देते हैं, रॉन्ग। थर्ड और फर्स्ट में से अगर फर्स्ट, ये थर्ड ऑप्शन वैसे रिडंडेंट हो जाएगा क्योंकि दोनों सही हो ही नहीं सकती। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली। तो अगर लॉजिकली भी करते तो भी ये क्वेश्चन हो सकता है। What was the purpose of inter-creditor agreement signed by Indian banks and financial institutions? इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? To lessen the government of India's perennial burden of fiscal deficit and current account deficit. क्रेडिटर की बात हो रही है तो इसमें फिजिकल डेफिसिट कहाँ से आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अब ये देखो, ये भी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये बात कर रहा है। आई डोंट थिंक ये सही हो सकता, तो उसको गोला लगा देते हैं और ये तो कट ही जाएगा। To act as an independent regulator in the case of application of loans more than 50 crore or more, okay. To aim and of faster resolution of stressed assets of 50 crore or more which are under consortium lending. देखो, अगर 47 में हम बात करें तो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट कहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, सी के अंदर, डी के अंदर? डी में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कंसोर्टियम लेंडिंग की बात हो रही है। कंसोर्टियम लेंडिंग का मतलब ये होता है कि 5-6 बैंक ने एक से ज़्यादा बैंक्स ने पैसे दिए हुए हैं किसी को। जैसे वी हैव द केस ऑफ फाइनेंशियल फ्यूगिटिव्स जो कि इंडिया से भाग गए, उन्होंने क्या मल्टीपल बैंक से पैसे लिए हुए थे, तो जिसकी वजह से ये अब क्या किया गया कि इंटरक्रेडिटर एग्रीमेंट हो गया कि जिसमें 40-50 करोड़ से ऊपर का अगर किसी ने लोन लिया है और मल्टीपल बैंक से अगर लिया है तो थ्रू दिस एग्रीमेंट द रेजोल्यूशन विल बी डन। 48. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Petroleum and Natural Gas Regulatory Board is the first regulatory board set up by Government of India. फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि ये रिसेंटली 2006 में बना है एंड वी हैव मैनी रेगुलेटरी बोर्ड्स बिफोर दैट। तो फर्स्ट ये स्टेटमेंट तो हो जाएगी रॉन्ग। वन ऑफ द टास्क ऑफ द PNGRB इज टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस। दिस स्टेटमेंट इज राइट। अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ PNGRB go before the appellate tribunal for electricity. This statement is also right. So answer becomes option B, that is 2 and 3 only. Next is question number 49. With reference to communication technologies, which is or are the differences between LTE and VoLTE? LTE is commonly marketed as 3G and VoLTE commonly marketed as advanced 3G. This statement becomes wrong. दिस इज 4G। LTE को हम बोलते हैं 4G LTE और वो हो जाएगा 4G वोल्टे। LTE इज डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड वोल्टे इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। वोल्टे में क्या होता है कि अगर आप किसी से बात करें तो उसके ऊपर आपका डेटा भी ट्रांसफर हो जाएगा। सो द थर्ड तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50. The economic cost of food grain to the Food Corporation of India is minimum support price and bonus if paid to the farmers. So इसमें क्या होगा कि इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन क्या बोला इसने, FCI के ऊपर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और जो बोनस अगर कुछ वो फार्मर को देते हैं प्लस, और उसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल जो प्रोक्योर करने में पैसा लगा एंड चार्ज जो गोडाउंस के लिए लगा उसको स्टोर करने में। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी।
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें नहीं लिया जाता, इंटरेस्ट कॉस्ट उसमें नहीं लिया जाता, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसमें नहीं लिया जाता। इसमें प्रोक्योरमेंट कॉस्ट और चार्जेस ऑन द ग्राउंड वो लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज कॉम्प्रीहेंशन। हाउ बेस्ट द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स बी एड्रेस्ड so that the losses are minimal and the system becomes resilient। ठीक है, उसने एक क्वेश्चन पूछा कि ड्रॉट्स वगैरह को कैसे हम टैकल करें। In this context, one important point that needs to be noted is that India gets too much water around 120 days and too little for remaining 245 days. This has screwed water availability has to be maintained and regulated for its consumption throughout the year. The statement हो गया, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Which of the following best reflects a practical, rational and lasting solution? Constructing huge storage tanks and canals across the country। ठीक है, मतलब स्टोरेज टैंक हम बना लें, कैनाल्स वगैरह बना लें, ठीक चल रहा है। चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न, उसकी बात उसने कहीं की ही नहीं, तो काट दो। इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर, इसकी बात भी नहीं की गई। अब उसने बोला है कि बफर स्टॉकिंग ऑफ द वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्वाफायर्स। अब देखो हम कंफ्यूज हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के अंदर, एक बार दोबारा देख लेते हैं। टू मच वाटर है for 120 days and too little for 245 days. The skewed water availability has to be managed and regulated for its consumption throughout the year। तो इसमें ये बोल रहा है कि स्टोरेज टैंक्स हम बना लें और कैनाल्स बना लें, ठीक है। दूसरा कैनाल्स का मतलब क्या है कि उस एरिया के पास भी पानी पहुंचाना जहाँ पानी नहीं है। सेकंड में बोल रहा है बफर स्टॉकिंग ऑफ द वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग ऑफ द एक्वाफायर। तो ये ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है इसके अकॉर्डिंगली कि जहाँ भी है वहाँ पे हम लोग पानी को स्टोर करें, वहीं से पानी को दे दिया जाए उस एरिया के अंदर। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी रेदर देन ऑप्शन ए, बिकॉज यहाँ कैनाल्स की बात हो रही है। कैनाल्स का मतलब ये कि आप इधर से उधर फैलाओगे पानी को। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के अंदर भी यही चीज़ है। तो इट हैज़ बेसिकली टोल्ड कि पानी हमारे पास है, बस कुछ टाइम के लिए होता है। अगर हम उसको सेव करते हैं तो हमारा पूरे साल की जो वाटर स्कैर्सिटी उसको हम टैकल कर सकते हैं। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। नाउ 15 into 14 into 13 into 3 into 2 1। तो क्वेश्चन इज एक्चुअली दिस नॉट दिस, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है। तो व्हाट इज द वेयर m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ हमें देखना है 3 के कितने मल्टीपल्स हैं यहाँ पे। तो 15 को हम दे सकते हैं 3 into 5। 14 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 13, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे। 13 इज अगेन नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। देन यू हैव 12। 12 को हम लिख सकते हैं 3 into 4, ठीक है। देन यू हैव 10, देन यू हैव 3 into 3 दैट इज 9, देन 8 7 6 को हम लिख सकते हैं इस तरह से। देन यू हैव 3 into 2 हो गया, देन यू हैव 4 into 3 into 2 into 1। अब 3 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कितने 3 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर बिकम्स 3 into 6 into में n। तो 6, दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ये। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नॉन जीरो डिजिट 1 वोवल एंड 1 कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट आर यूज्ड फॉर फॉर्मिंग पासवर्ड्स। तो यानी 3 लेटर्स का है, सच दैट ईच पासवर्ड हैज टू स्टार्ट विद द वोवल, एंड विद द कॉन्सोनेंट एंड इन बिटवीन द नंबर विल बी देयर। वो इम्प्लिसिट है। तो वोवल हमारे पास 5 होते हैं, नंबर हमारे पास कितने हैं, 0 to 0 को यूज़ नहीं करना, बोला ना, तो नॉन जीरो। तो नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, तो हमारे पास 9 नंबर हो गए। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 26 पूरे लेटर्स होते हैं, जिसमें से 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स और 5 होते हैं वोवल्स। वोवल्स आपके क्या हो गए, ए आई ओ यू ई, ठीक है, ये हो गए वोवल्स। बाकी जो भी हैं बी सी डी एफ जी एच, ये सब आ गए आपके कॉन्सोनेंट्स। तो ये हो गए 21। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा आंसर ऑप्शन सी। देखो यहाँ पे 5 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो इसलिए 5। यहाँ पे 9 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यहाँ पे 9। यहाँ पे 21 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यहाँ पे 21। अगर इसको थोड़ा खोल के समझाना तो इस तरह से समझ सकते हो कि मान लो मैंने चूज़ किया कोई एक पासवर्ड A1B, ठीक है। अब सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को देख लेता हूँ। ए की जगह बी ए की जगह मैं रख सकता हूँ E1B, देन हो सकता है O1B, then you have U1B, then you have I1B। तो देखो 5 सेम कॉम्बिनेशन के लिए 5 अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, तो उसने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई।
वहीं अगर आप इसको देखोगे, अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो इसके 9 कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे मुझे, ठीक है। और अगर मैं इसी को फिर इन दोनों को सेम रखता हूँ, इसको चेंज करता हूँ तो उसके लिए मुझे 21 कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। तो इसलिए हमने इन तीनों को किया मल्टीप्लाई करके आ गया आंसर 945। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ जीरो वेयर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। फॉर्म जीरो का मतलब ये है कि सिंगल डिजिट कितने हो सकते हैं। तो अगर हम एक्स वाई की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सिंगल डिजिट की, 8 × 9 दैट बिकम्स 72। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए दैट इज 72। नेक्स्ट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40। तो इसको थोड़ा हटा देते हैं अभी यहाँ से। अब आते हैं क्वेश्चन पे दोबारा। द मैक्सिमम वेट ऑफ ए बी सी इज 40 एंड द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी इज 42। तो जो एवरेज वेट है ए बी सी का वो है 40, एवरेज वेट ऑफ बी डी बी प्लस डी प्लस ई इज, ये 3 होगा एवरेज में क्योंकि 3 एंटिटीज़ है ना, तो हो जाएगा 42। सो एफ का वेट जो है वो इक्वल है बी के। तो हमें बताना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का एवरेज वेट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंटिटीज़ हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 × 40 इट बिकम्स 120। इट बिकम बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 42 × 3 126। इन दोनों को प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस बी दैट बिकम्स 246। तो 246 में जो आपका b है दैट इज इक्वल टू f। तो आपका क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 246। तो 246 को फिर हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो एवरेज आ जाएगा आपका 41। आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। सो आंसर आ गया आपका 43। सो विद दिस आज की डिस्कशन कंक्लूड करते हैं एंड वी हैव बीन एबल टू कवर द होल पेपर इन 56 मिनट्स। तो पहले 2 एग्जाम्स में आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू मल्टीपल थिंग्स जिसके लिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा था, पर इन दिस वीडियो आई थॉट कि आपको थोड़ा एक बार ये बताया जाए कि यार थोड़ा फास्ट कैसे चलना है, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बेटर रहे। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर डिस्कशन फॉर द टुडे। थैंक यू वेरी मच।